एच हाइट से ड्रॉप की जाती है तो गिरने के जस्ट पहले उसकी स्पीड होती है √2gh, एच है 5, है ना। और गिरने के बाद उसके पास काइनेटिक इतनी ही थी ना, जैसे जो यहाँ पर गिरने के बाद की काइनेटिक थी k2 थी, यही बाद की पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई होगी। देखो पहले का जो पोटेंशियल था वही गिरने मतलब ये इम्पैक्ट के पहले की काइनेटिक में कन्वर्ट होता होगा, ये तो है। और गिरने के बाद जो काइनेटिक आएगी वही तो पोटेंशियल में कन्वर्ट होगा। तो गिरने के बाद की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, अगर हम लिख लें कि ½ mv2² इज इक्वल टू mg इंटू 1.8 होगी, तो m से m कट गया, तो गिरने के बाद की स्पीड कितनी हो गई, √2 इंटू जी इंटू 1.8, और ये 5 है। तो बस ये पहले वाली वेलोसिटी है, ये बाद वाली वेलोसिटी है। सॉल्व कर लो। तो कितना लॉस किया, हम ये देखना है कि v2/v1 कितना होगा। तो ये v2/v1 कितना हुआ, v2/v1 -1 परसेंटेज लॉस निकालना है कि लॉस निकालना है, क्यों ऋषि? लॉस निकालना। अच्छा लॉस कितना हुआ तो कैलकुलेट कर लो। तो v1 तब तो वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, जी की वैल्यू नहीं पता हमें, नहीं फ्रैक्शन लॉस निकालना है कि परसेंटेज, आंसर किस में लिखा है? तो सर हेलो, फ्रैक्शंस में है। नहीं लॉस मतलब मीटर पर सेकंड में लिखा है कि क्या लिखा है? उसमें आंसर किस? बॉल लॉसेस इट्स वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में लिखा है, लेकिन आंसर जो है वो सिर्फ फ्रैक्शन लिखा है, उसमें कोई यूनिट नहीं दिया हुआ आगे। हाँ तो फ्रैक्शन में लिखा होगा, या तो अगर यूनिट नहीं लिखी है इसका मतलब डिवाइड करके लिखा होगा ना, परसेंट में तो नहीं लिखा है। तो v2/v1 निकाला होगा, या तो भाई v2/v1 ये निकाल लो। तो v2 कितना है, √2 इंटू जी इंटू 1.8, और ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट पहले कितना था 2 इंटू जी इंटू 5, तो ये सब कट गया, तो आ गया ये कितना 1.8/5 का अंडर रूट। तो ये कितना होगा लगभग v2/v1, ये कैलकुलेट कर लो बस आ जाएगा जो भी होगा। तो ये v2 माइनस, अगर तुम्हें परसेंटेज लॉस निकालना है तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी यहाँ रख देना, -1 इंटू 100, तो ये परसेंटेज लॉस आ जाएगा, परसेंटेज लॉस हो जाएगा, ये नेगेटिव में आ जाएगा आंसर। ये कैलकुलेट कर लो जो भी है। ये 18/50 लिखा है, 18/50, तो 18/50 को तुम 9/25 लिख लो, 3/5। तो 3/5 हो गया, 3/5 ये v2/v1। अगर लॉस निकालना हो तो v2 है ना, परसेंटेज लॉस निकालना हो तो तब वैसे निकाल सकते हो। अगर फ्रैक्शनल लॉस है तो ये है, परसेंटेज लॉस है तो -1 इंटू 100 हो जाएगा, तो -2/5 40% लॉस हो जाएगा। और बोलो। इसका आंसर 2/5। 2/5, हाँ तो वही 2/5 यही हो गया 0.4, इसे परसेंटेज ना करो, नहीं समझे। तो ये लॉस अगर निकालना है तो फ्रैक्शनल लॉस उन्होंने निकाला है, जहां पर क्वेश्चन लिखा है ना वहां पर लॉस की जगह फ्रैक्शनल लॉस कर दो। तो फ्रैक्शनल लॉस का मतलब होता है बाद वाली वेलोसिटी माइनस पहले वाली वेलोसिटी, लॉस अगर है तो पहले वाली वेलोसिटी माइनस बाद वाली वेलोसिटी बटे पहले वाली वेलोसिटी, ये होता है फ्रैक्शनल लॉस, कभी भी ध्यान रखना, फ्रैक्शनल लॉस। तो v1 कितना, अब इसको डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस v2/v1 आ जाएगा, तो 1 माइनस v2/v1 आया था 3/5, तो 3/5 घटाओगे 2/5 आंसर आ जाएगा। तो जो लॉस जहां लिखा है ना नीचे, उस क्वेश्चन में करेक्शन कर लो, उसकी जगह फ्रैक्शनल लॉस लिख दो बस। सर अब आगे देखते हैं हम लोग आरबीटी का क्वेश्चन। इंक फिल कर रहा हूं।
2019 क्वेश्चन देखें। तो 2019 क्वेश्चन भेजा है। A disk of radius, यही तो है ना लास्ट। 2019 में देखो, 2019 में टॉपिक का नाम है रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, जिसको रोटेशन भी कहते हैं। नीट के पेपर्स का डिस्कशन हम लोग करते हैं। नीट क्वेश्चन क्या है? A disk of radius A disk of radius 2 मीटर, एक डिस्क है जिसका रेडियस है 2 मीटर, मास 100 kg, मास इज 100 किलोग्राम, रोल्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्लोर, रोलिंग हो रही है, प्योर रोलिंग मान लेते हैं। इट्स सेंटर ऑफ मास हैज ए स्पीड ऑफ, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास गिवन है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो 0.2 मीटर पर सेकेंड। हाउ मच वर्क इज नीडेड टू स्टॉप इट, वर्क कितना होगा इसको स्टॉप करने का, ये क्वेश्चन। तो हमें पता है कि वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। तो अगर वर्क निकालना है तो के फाइनल माइनस के इनिशियल, तो रुक गया है तो जीरो हो गया है, तो इनिशियल एनर्जी बस लिख लो। तो रोलिंग में एनर्जी होती है, ये होती है ट्रांसलेशन वाली और ये होती है रोटेशन वाली। बस आंसर आ गया, 0 माइनस हाफ एम वी सी स्क्वायर। और बताओ भाई, डिस्क का आई क्या होगा? हाफ एम आर स्क्वायर, बोलो, इंटू ओमेगा स्क्वायर। प्योर रोलिंग में बी सी बराबर ओमेगा आर होता है, तो जहां पर ओमेगा आर लिखा है वहां पर वी सी लिखा रह सकता है। 1/2 एम बी सी स्क्वायर प्लस 1/4 एम बी सी स्क्वायर बराबर -3/4 एम बी सी स्क्वायर। अब वैल्यूज को प्लेस कर दो, आंसर आ गया -3/4, मास इज 100 kg, वेलोसिटी ऑफ 0.2 इज 0.04, 100 का इससे कट गया तो इसका ये सब खत्म हो जाएगा, 4 बचेगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो -3 जूल इज द राइट आंसर। हाँ बोलो, अरे ठीक है ना। तो वर्क -3 जूल होगा, रोकना है ना, एनर्जी को कम करना है तो नेगेटिव वर्क करना होगा। वर्क की वैल्यू पूछा गया है, सारे पॉजिटिव हैं। अगर माइनस होता तो -3 वाला सही होता। समझ गए कि नहीं? बोलो बच्चों, ये क्लियर है? जल्दी तो नहीं हो गया ज्यादा? ठीक है, क्लियर नहीं दिख रहा। अच्छा क्लियर नहीं दिख रहा है? यस सर। अच्छा 1 मिनट रुक जाओ, इसको मैं एक बार फिर से वीडियो को ऑन ऑफ कर। आप कुछ देखो, क्लियर हुआ कि ऑल क्लियर हो गया? ऑल क्लियर। अब बताओ, करा अब क्लियरिटी ठीक है? यस Yes, सर, sir. अब सही है। अच्छा चलो, तो ये बात समझे कि नहीं? भाई कहा गया कि डिस्क रोल कर रही है, वर्क निकालो रोकने के लिए, तो वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक, बस यही काम था। कि इतना ही सोचना था कि जैसे वर्क निकालना है और काइनेटिक में चेंज हम निकाल सकते हैं, तो बस इसमें कोई दिक्कत किसी को? चेंज इन काइनेटिक का मतलब के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो डिस्क पहले रोल कर रही थी, रोलिंग में 2 काइनेटिक होती है, ट्रांसलेशन वाली, रोटेशन वाली। बस आई को हमने हाफ एम आर स्क्वायर ली थी क्योंकि ये डिस्क है, तो उसका आई होता है हाफ एम आर स्क्वायर।
और ओमेगा स्क्वायर लिखा हुआ था। जो वीसी बराबर ओमेगा आर होता है जब प्योर रोलिंग होती है ग्राउंड पर, तो जहां पर ओमेगा आर लिखा था वहां पर मैंने वीसी स्क्वायर लिख दिया। तो यहाँ पर हाफ एम बी स्क्वायर और यहाँ पर 1/4 MBC स्क्वायर, तो हाफ में 1/4 जोड़ो तो 3/4 होता है, 3/4 MBC स्क्वायर। बाकी वैल्यूज गिवन थी, मैंने छाप दिया, आंसर आ गया। एनी डाउट? आगे बढ़े। Yes, sir. बोलो। Yes, अरे sir. आगे बढ़े। Yes, sir. एक क्वेश्चन था इस 2019 में ही, एक और क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या था कि अ सॉलिड सिलेंडर, तो सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास गिवन है। देखो बहुत आसान चैप्टर है ये, सबसे आसान चैप्टर यही है। रेडियस 4 सेंटीमीटर, रेडियस इज 0.04 मीटर, सेंटीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस एट द रेट ऑफ 3 RPM। इसका जो ओमेगा दिया है वो है 3 रिवोल्यूशन मतलब 2 पाई रेडियंस पर मिनट 60 सेकेंड्स। तो ये रेडियंस पर सेकेंड में मैं कन्वर्ट करता चल रहा हूँ साथ में साथ। रिवोल्यूशन में कितने रेडियंस? 2 पाई, तो रिवोल्यूशन की जगह 2 पाई नीचे मिनट इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू 6 कट गया तो π/10 रेडियंस पर सेकंड, सिंप्लीफाई कर लिया मैंने। नाउ द टॉर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप आफ्टर 2 पाई रिवोल्यूशंस इज, तो 2 पाई रिवोल्यूशंस के बाद टॉर्क कितना होगा? द टॉर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप आफ्टर 2 पाई रिवोल्यूशंस, है ना। तो एवरेज टॉर्क पूछना चाहिए इनको, गलत थोड़ा क्वेश्चन है, एवरेज टॉर्क पूछना चाहिए ना, टॉर्क थोड़े होगा वो। तो टॉर्क मतलब अल्फा निकालना है, टॉर्क बराबर आई अल्फा होता है। तो हमें कुल मिलाकर अगर अल्फा पता चल जाए तो आई तो हाफ mr स्क्वायर से आई जाएगा, अल्फा निकालना है तो इसको रोकना है। तो थीटा गिवन है 2 पाई रिवोल्यूशन, तो 2 पाई कितने रिवोल्यूशन पे 2 पाई रिवोल्यूशन, तो 2 पाई इंटू एक रिवोल्यूशन को रेडियन में कन्वर्ट करो तो 2 पाई, तो 4 पाई स्क्वायर, तो 4 पाई स्क्वायर रेडियन में आ गया आंसर कि नहीं? अरे बात समझ पा रहे हो कि नहीं? है 2 पाई रिवोल्यूशन का मतलब 2 पाई इंटू 2 पाई रेडियंस, एक रिवोल्यूशन में 2 पाई रेडियंस होते हैं। थीटा ही आ गया है ना। अब थीटा गिवन है, ओमेगा नॉट गिवन है π/10 रेडियन पर सेकेंड, और फाइनल रुक जाए तो वेलोसिटी 0 है। तो s बराबर वो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, जैसा रोटेशन में क्या होता है, इस जैसा रोटेशन में क्या होता है, इस जैसा ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, इस जैसा इक्वेशन है ना। रोटेशन में होता ओमेगा 0 है, ओमेगा नॉट स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय 100 प्लस 2 अल्फा थीटा कितना है 4 पाई स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट गया, उधर ले जाओ तो 8 अल्फा इज इक्वल टू -1/100, तो अल्फा इज इक्वल टू -1/800। अल्फा आ गया, टॉर्क निकालना था, आई अल्फा गुणा कर दो आंसर आ जाएगा। आई कितना होगा हाफ, मास कितना है 2 kg इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर को करें तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर नहीं 16, आर स्क्वायर 16 इंटू 10 की पावर -4 इंटू अल्फा, अल्फा इज 1/800, बहुत कम आ रहा है आंसर। देखो कितना आ रहा है 2 इंटू 10 की पावर -6 आ रहा है क्या? न्यूटन मीटर। क्यों Yes, sir. नहीं है क्या? ये आ गया। ये बात जान पाए क्या है कि नहीं जान पाए? क्लियर आ रहा है विकास अब? Yes, sir. अरे ये सब दिया था, मुझसे पूछा गया कि 2 पाई रेडिएशन के बाद रुक जाए, तो रुक जाए तो उसका ओमेगा 0 हो जाए, इनिशियल स्पीड गिवन है
हम अगर अल्फा निकाल लें तो टॉर्क निकल आएगा, मेरा सारा फोकस अल्फा निकालने का था। अल्फा कैसे निकलेगा भाई, ओमेगा गिवन है, ओमेगा नॉट गिवन है, थीटा गिवन है, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा से अल्फा आ गया, और अल्फा निकालते ही हमारा आंसर आ गया। कोई डाउट हो तुरंत अभी पूछ लो इसमें। बोलो, एनी डाउट, जल्दी बोलो। नो सर। अब देखो भाई, आगे आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में आ जाओ, शुरुआत का कौन कौन है आज प्रेजेंट, कौन कौन हो तुम लोग? सारांश, सर मैं ही हूँ सर, अनन्या। अच्छा अनन्या, यशी, कोपल, प्रज्ञा, प्रखर, शिब्बू, विकास। देखो भाई, तो अब हम पहुंच जाते हैं 2018 का। नहीं है क्या प्रखर? 2018 का नहीं भेजा लग रहा है किसी के पास 2018 का? आगे देखते हैं। A rope is, हाँ बोलो। 2018 का। हाँ बोलो। A solid sphere is in rolling motion. सॉलिड स्फीयर, बहुत बढ़िया। सॉलिड स्फीयर, हाँ, रोलिंग। Rolling motion of अच्छा, body. ये बात ध्यान रखना कि अगर कहीं रोलिंग लिखा है तो प्योर रोलिंग समझना है तुम्हें, ठीक है? In आगे। rolling motion, a body possesses translational kinetic energy kT as well as kinetic energy kr simultaneously. The kT by kT plus kr for the sphere is KT प्लस KR, ये निकालना है। अच्छा Yes, sir. बच्चों, ये ध्यान रखना, जब भी तुम्हें कोई फ्रैक्शन निकालना हो और नीचे बड़ी इंटीजर लिखा हो तो उल्टा करके निकाला करो, फिर बाद में फिर उल्टा कर दिया करो। ये समझे, बहुत फायदा रहता है। मेरी बात समझे कि नहीं? जैसे हम पहले क्या करेंगे, ये मुझे निकालना है तो मैं पहले निकालूंगा KT प्लस KR बाई KT। उसका फायदा ये होता है ना कि हम डिवाइड कर सकते हैं, इसको इससे डिवाइड करके तो 1 प्लस KR बाई KT। नहीं समझे मेरी बात? तो 1 प्लस KR, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ I ओमेगा स्क्वायर, ट्रांसलेशन हाफ MVC स्क्वायर, हाफ MVC स्क्वायर, 1 प्लस हाफ I कितना, सॉलिड सिलेंडर का, सॉलिड स्फीयर का, 2/5 की 3, 5 2/5 M R स्क्वायर, तो R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई हाफ M VC स्क्वायर। ये VC ही तो लिखा है, ओमेगा R, M से M कट गया, 2 से 2 कट गया, तो यह कितना आ गया? 1 प्लस 1, 2 ऊपर चला जाएगा, 1 प्लस 2/5, तो ये कितना आ गया? 7/5। लेकिन हमें इसको उसका उल्टा आंसर बताना है ना, हमने तो जो पूछा गया था उसका इनवर्स निकाला है ना, तो अपना आंसर क्या होगा? 5/7। नहीं समझे बात? अरे वैसे भी कर सकते थे तुम लोग, मतलब ऐसे सीधा भी करके। ये बात समझे कि नहीं विकास? हो गया ना? Yes sir. Yes sir, कर लिया था। कर लिया। एक बाकी और बच्चे, हाँ पूछो। सर यही 2018 में आया है। हाँ हाँ बोलो। A solid sphere is rotating freely about its symmetry axis in free space. The radius of the sphere is increased, keeping its mass same. Which of the following physical quantities would remain constant for the sphere? रेडियस अगर स्पेस में है तो कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल टॉर्क भी नहीं लग रहा होगा, तो एक्सटर्नल टॉर्क ना लगे तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। बस, क्या किसी ऑप्शन में लिखा है कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा? Yes sir. वही सही है भाई। स्पेस में अगर कोई चीज स्पेस में
स्पेस में एक्सटर्नल फोर्स लगते नहीं है कोई भी, क्यों? तो जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो टॉर्क भी नहीं लगेगा। तो जब बाहर से कोई टॉर्क नहीं लगता है, अच्छा टॉर्क होता है क्या? dl/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये चीज अगर जीरो है, इसका तो ये चीज कांस्टेंट है, तो दिस इंप्लाइज L इज कांस्टेंट। जिस ऑप्शन में ये लिखा वही सही है। एनी कंफ्यूजन? टू 2017 A rope is wound around a hollow cylinder of mass 3 kg and radius 40 centimeter. What is the angular acceleration of the cylinder if the rope is pulled with a force of 30 Newton? NEET 2017. NEET 2017. हॉलो सिलेंडर, एक हॉलो सिलेंडर है, और उसको रस्सी से यहाँ खींचा जा रहा है। मान लो किसी तरह लटका दिया गया है ये ऐसे कहीं, है ना, ये सिलेंडर है और रस्सी से पुल किया जा रहा है ऐसे। मान लो ये फोर्स है, फोर्स गिवन है, कितना फोर्स है भाई? ये फोर्स है 30 न्यूटन, 30 न्यूटन का फोर्स है। पूछ रहे हैं व्हाट इज द एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर जो टेंशन होगा, और टेंशन को जब रेडियस से गुणा कर दोगे तो क्या आ जाएगा शिबू? अगर इस टेंशन को इस रेडियस से गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा? टॉर्क आ जाएगा ना, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टी इंटू रेडियस बराबर आई अल्फा। बस हो गया, आ गया आंसर। टी टेंशन कितना है 30, रेडियस कितना है 40 सेंटीमीटर, तो 0.4 इज इक्वल टू आई। सॉलिड सिलेंडर है ना ये, सॉलिड हॉलो सिलेंडर, तो एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। बस 30 इंटू 4, 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 12 इज इक्वल टू मास कितना है? मास है 3 kg, तो 3 इंटू रेडियस का स्क्वायर 40, 0.4 इंटू 0.4, 0.4 इंटू 0.4 इंटू अल्फा। तो ये 4 कट गया, अल्फा बराबर 4/0.4 इंटू 0.4। तो 10 से गुणा कर दें तो ये उड़ गया, फिर 10 से गुणा कर दो तो ये भी उड़ गया, तो ये 4 से ये कट गया 100, तो 100/4 25 यस सर। रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर। Any confusion? Two disks of same moment of inertia rotating about their NEET 2017 में एक और क्वेश्चन। Two disks of same moment of inertia NEET 2017 का एक और क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है भाई कि two disks of same moment of inertia rotating about the regular axis passing through center and perpendicular to the plane of the disk with the angular velocities omega1 and omega2, they are brought into contact face to face coinciding the axis of rotation. The expression for loss of energy during the process is। ये याद होना चाहिए तुम लोगों को। तो किसको याद है ये? मैंने याद कराया है, जब भी एंगुलर मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो और इनइलास्टिक कोलिजन हो तो लॉस कितना होता था? लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितनी होती थी जब इनइलास्टिक कोलिजन होता था? हाफ m1 m2 ओवर m1 m2 upon m1 m1 plus plus m2 m2 into v1 minus v2 का होल स्क्वायर, यही तो। whole square। Yes sir। तो अब इसी में हम लोग क्या करेंगे, जैसे मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया कर देंगे, क्यों, और v की जगह ओमेगा कर दो बस। तो हाफ ये लिखा हुआ है आई स्क्वायर, दोनों सेम है ना मास, तो मास की जगह आई आ जाता है रोटेशन, और 2i आ जाएगा नीचे।
इंटू ω1 माइनस ω2 होल स्क्वायर। कहीं लिखा है ये 1/4 I भाई, I/4 ω1 माइनस ω2 का होल स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है? बीस सेकंड का क्वेश्चन है। एनी कंफ्यूजन? कंफ्यूजन बताओ। बताओ भाई, अनन्या बताओ क्या कंफ्यूजन है? ये ठीक है ना ये तो? Yes, अच्छा, sir. इसमें ये भी करना कि जैसे ये फॉर्मूला होता है, ऐसे कैपेसिटर वाला भी होता है। कैपेसिटर, जब एक चार्ज कैपेसिटर जो जिसको हम V1 पोटेंशियल डिफरेंस से चार्ज कर दें, दूसरा कैपेसिटर जो कि V2 डिफरेंस से चार्ज हो जाए, और दोनों कैपेसिटर को कनेक्ट किया जाता है सेम पोलैरिटी के टर्मिनल्स से, है ना? तो उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी का लॉस ऐसा ही कुछ आता है, हाफ C1 C2 ओवर C1 प्लस C2 V1 डिफरेंस V2 का होल स्क्वायर। आता है कि नहीं? अरे बोलो। ये भी तो एक फार्मूला ऐसा ही है। और एक फार्मूला और एक ऐसा कहीं मिलता है किसी जगह पर। कहाँ पर मिलता है? हाँ, एक फार्मूला और कहाँ मिलता है ऐसा, लॉस निकालते समय? तीन चार जगह बताया था ऐसा फार्मूला मिलता है। तो देखेंगे फिर याद आएगा तो बता दूंगा। तो बात समझ गए? तो फॉर्मूला रखना है और बता देना। ये फॉर्मूले जहां लगते हैं, जैसे जहां पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो, लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो, या यहाँ पर क्या है कि भाई हमारा जो चार्ज है वो कंजर्व है। नाउ 2017 में एक और क्वेश्चन आया था, वो मतलब टेक्सचुअल है क्वेश्चन, सिर्फ पढ़ना है और बताना है, उसमें कुछ कंसेप्चुअल मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं है। एक क्वेश्चन लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी ऑलवेज कोइंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी इज रॉन्ग। ऐसा नहीं है कि सेंटर ऑफ मास अलग चीज होती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग हो सकती है। ऑलवेज कोइंसाइड्स ये नहीं, मे कोइंसाइड अगर होता तो सही होता। तो पहला गलत है, तो पहला गलत है, तो पहला ऑप्शन भी गलत हो गया। Now, center of mass of a body is the point at which the total gravitational torque on the body is zero. टॉर्क की बात नहीं होती है वहां पर, तो हम अगर हम ग्रेविटेशनल टॉर्क लगाना है तो वो तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर लगेगा ना, तो टू भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन सही है, सी। सी आना चाहिए। अ कपल ऑन ए बॉडी प्रोड्यूसेस बोथ ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन इन अ बॉडी, इन ए बॉडी। A couple on a body produces both translation and, कपल में तो यार रोटेशन ही होना चाहिए सिर्फ, ठीक है? कपल तो वे दो इक्वल एंड अपोजिट जो फोर्सेस होते हैं, दो फोर्सेस अगर अपोजिट होंगे तो उनका नेट फोर्स जीरो, ट्रांसलेशन कैसे कर पाएंगे? और देख लेते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन वन मीन्स दैट ए स्मॉल इफेक्ट कैन बी यूज्ड टू लिफ्ट अ लार्ज लोड। फोर्थ तो बिल्कुल सही है। फोर्थ अगर सही है, और हमें लग रहा है इन्होंने सेंटर ऑफ मास को सेंटर ऑफ ग्रेविटी कह दिया होगा, तो सेंटर ऑफ मास के लिए नहीं निकालते हैं ये टू। तो 3 4 2 4 जो है ना, 2 4 क्या है आंसर भाई? 2 4 डी ऑप्शन सही है कि सी? सर कुछ गड़बड़ है? ऑप्शन सही ही है। हैं? सर इसमें दिखा रहा है कि ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, ये गलत क्वेश्चन है ना, क्योंकि अ कपल ऑन ए बॉडी प्रोड्यूसेस बोथ ट्रांसलेशन, ये गलत। 3 भी गलत है, 2 भी गलत है, केवल 4 सही है। नहीं समझे बात? यस केवल फोर्थ वाला सही है बस। भाई कपल, जैसे कपल ट्रांसलेशन नहीं करा सकता, क्योंकि जैसे तुम लोग जब वो करते हो ना, जैसे ढक्कन खोलते हो,
तो जैसे कैप, जो कैप ओपन करते हैं तो कपल लगाते हैं एक उंगली से, एक थंब से, तो क्या बॉटल चल पड़ती है, तो ढक खोलने के लिए यूज करते हैं। तो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस को हम कपल कहते हैं। तो अगर किसी भी बॉडी पर इधर से फोर्स लग रहा है और इधर से फोर्स लग रहा है, और ये एफ है और ये भी एफ है, तो ये कपल फॉर्म करेगा, कपल। तो फोर्स, नेट फोर्स जीरो है ना, तो नेट फोर्स अगर जीरो है तो कभी भी ट्रांसलेशन हो ही नहीं सकता। दिस इंप्लाइज नो ट्रांसलेशन। बताओ, एनी डाउट? The question is wrong, incorrectly framed. Now, 2016, two rotating bodies, A and B, of mass m and 2m with moment of inertia IA and IB. IB greater than IA have equal kinetic energy of rotation if LA and LB their angular momenta respectively. Then, बहुत आसान क्वेश्चन। क्या आपको मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला पता है? क्या तुम लोगों को Yes, sir. मोमेंटम को Yes. काइनेटिक एनर्जी में, हाँ क्या है बोलो? ट्रांसलेशन का पहले बताओ, ट्रांसलेशन क्या होता है? Sir, K is equals to L by 2I होता है। p स्क्वायर बाई 2m। P square by 2M, L ये तो square by 2I। ट्रांसलेशन का है। और Yes, रोटेशन sir. का क्या है? रोटेशन का जहां p है वहां l स्क्वायर बाई L 2i। square by 2I। ये ट्रांसलेशन का है। बस इसी पर क्वेश्चन था, हो गया क्वेश्चन तुरंत। ये फॉर्मूला मतलब सबको पता है। एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह दिया है एंड मास दिया है, तो लिखा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेक करना है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल है ना, तो जो K1 है, KA है ना, KA, A की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? LA स्क्वायर बाई 2I। अच्छा ठीक है, बस। और KB कितना होगा? LB स्क्वायर बाई 2IB। IA डिवाइड कर दो, तो KA बाई KB क्या हो जाएगा? LA स्क्वायर बटे LB स्क्वायर इनटू, ये तो 1 आ गया क्योंकि इक्वल काइनेटिक एनर्जी। IB बाई IA, तो LA बाई LB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू IA बाई IB, उधर ले गए। अब देख लो ये 1 से कम है कि बड़ा है, क्या है? IA, IB ग्रेटर देन I, नीचे वाला ज्यादा है तो लेस देन 1 हो गया। तो LA बाई LB इज लेस देन 1। स्क्वायर अगर लेस देन 1 है तो अंडर रूट तो वैसे ही लेस देन 1 होगा। तो कौन सा ऑप्शन आ गया? LA इज लेस देन LB, सी ऑप्शन। कोई डाउट? जल्दी बोलो, कोई डाउट हो तो। No, sir. किसी को डाउट हो तो बताओ भाई। Now, a solid sphere of mass m and radius r is rotating about its diameter. A solid cylinder of the same mass and same radius is also rotating about its symmetrical axis with an angular speed twice that of the sphere. The ratio of their kinetic energy of rotation. तो एक solid sphere है, ये है 2016 नीड टू। कितने अच्छे दिन थे बताओ कि 2-2 बार नीट हो जाते थे, हाँ? और अभी एक भी बार नहीं हो पा रहा है। नीड टू, a solid sphere of mass and radius r is rotating about its diameter. एक स्फीयर है, डायमीटर के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? सॉलिड स्फीयर की होगी हाफ। आई कितना होता है सॉलिड स्फीयर का? 2/5 mr स्क्वायर
इंटू ओमेगा स्क्वायर। बोलो भाई। और दूसरा क्या रोटेट कर रहा है? सॉलिड सिलेंडर इज इक्वल टू हाफ आई, कितना होता है? हाफ मास। मास सेम है क्या? सेम मास सेम रेडियस, तो कट जाएगा। हाफ एम आर स्क्वायर इंटू उसकी स्पीड कितनी है? एंगुलर स्पीड ट्वाइस दैट ऑफ द स्फीयर, 2 ओमेगा का होल स्क्वायर। बस डिवाइड कर दो, आंसर आ गया। एम आर स्क्वायर एम स्क्वायर उड़ गया और यहाँ से 2 2 कट गया, और ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर कट जाएगा, कुछ बचेगा? 1 बाई ये 2 2, ये इसमें से 4 कट जाएगा, ये तो कुछ बचा ही नहीं। 1 बाई, ये तो 1/5 बचा सिर्फ। बताओ कोई डाउट? गोपाल, नो सर। बहुत आसान क्वेश्चन की नहीं? हाँ, बहुत आसान आते हैं क्वेश्चन इस चैप्टर के। सबसे आसान चैप्टर है ये। क्यों अनन्या, कि नहीं है? तो कठिन बताओ अगर आसान है, नहीं तो कठिन क्वेश्चन देखो। कठिन कुछ डिफिकल्ट है ही नहीं इसमें कुछ। डर जो है ना वो डिफिकल्ट है कि, और बाहर के जो पेपर्स हैं उसमें इतने खराब पेपर्स होते हैं कि आप लोगों का वैसे ही डिस्करेज कर दें। हमेशा अच्छा पेपर करना चाहिए, नहीं तो ना पेपर ही ना करो। बहुत डिफिकल्ट और बहुत जो इधर उधर के क्वेश्चंस आने वाले होते हैं इस पेपर में, तो आपको डिस्करेज डीमोटिवेट कर देते हैं, क्योंकि वैसा कुछ नहीं आता है। तो हम मेन पेपर देने के पहले ही डर जाते हैं, और यही डर से हम वहाँ क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं, गलत ना हो जाए। So you have to be very selective while opting a question paper for your mock tests. Otherwise ना करो, जैसे उसमें कोई करने की जरूरत नहीं है। आप लगातार पिछले साल का कोई पेपर उठा लो और उसी पेपर को मॉडल पेपर मानते हुए कोशिश करना शुरू कर दो। टाइम तो बहुत, क्योंकि मार्केट में ना इतनी भीड़, इतना इतना कंपटीशन है कि उसमें गलत सही से मतलब नहीं है, सिर्फ आप कंटेंट डालने से मतलब होता है। A light rod of length, a light rod of length L has two masses M1 and M2 attached to its two ends. The moment of inertia of the system about an axis perpendicular. एक रॉड है, लाइट है, उसका अपना कोई मास नहीं है शायद, तो कैसे ये है? और उसके दोनों एंड्स पर एक तरफ मास कितना है? M1 है, और एक तरफ मास M2 है। अच्छा, अब इसका एक्सिस कहाँ से पास होगी बताओ? एक्सिस कहाँ से पास हो रही है? इसके सेंटर ऑफ मास से। तो मान लो M1 M2, M1 मैंने भारी मान लिया, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, तो यहाँ से एक्सिस है, इसके अबाउट ये रोटेट कर रही है, ये इसका सेंटर ऑफ मास हो गया। तो ये मान लो R1 है और ये मान लो R2 है। क्या निकालना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अच्छा बताओ बच्चों कि R1 कितना होगा? R1 सेंटर ऑफ मास से M1 मास की दूरी जब निकालना हो, तो दूसरा वाला मास जिससे दूरी निकालनी है उससे दूसरा वाला करा करो, इनटू पूरा L। ये जानते हो कि नहीं? इनवर्स रेशियो में होता है। अगर तुम्हें ये डिस्टेंस निकालना हो M1 और सेंटर ऑफ मास के बीच में, तो दूसरा वाला डिस्टेंस, ये दूसरा वाला जो मास है बटे कुल मास इनटू पूरी लेंथ रॉड की। तो बताओ R2 क्या होगा? ऐसे ही R2 क्या, जल्दी बोलो, R2 क्या होगा? M1 ओवर M1 प्लस M2 इंटू L। तुरंत करना है, ये सब नहीं निकालना है, वहां सेंटर ऑफ मास के लिए फॉर्मूला नहीं। जिससे निकालना हो डिस्टेंस, उसके आपको दूसरा वाला मास बटे कुल मास इंटू पूरी लेंथ। तो बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर। तो R1 स्क्वायर करेंगे, और तो M1 R1 स्क्वायर M2 स्क्वायर बटे M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर इन प्लस M2 M1 का स्क्वायर बटे M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर होल इनटू L स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, इसमें कॉमन क्या आ जाएगा? ऊपर M1 M2 कॉमन आ जाएगा, और नीचे M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। अंदर बचेगा M1 प्लस M2 इंटू L स्क्वायर।
m1 प्लस m2 से एक उड़ गया तो कितना बचा, कितना आ गया कुल मिलाकर, m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू एल स्क्वायर। नहीं लिखा है ऐसा? यस सर। वही आ गया। इसको रिड्यूस्ड मास कहते हैं, रिड्यूस्ड मास भी उसे लिखते हैं। तो याद रखने के लिए तुम लोग कर सकते हो कि कोई भी दो चीज अगर आपस में कनेक्टेड है और वो अपने सेंटर ऑफ मास के बाद घूमने लगे तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिड्यूस्ड मास इनटू पूरे बीच के डिस्टेंस, उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा। याद रखने के लिए ऐसा, रिड्यूस्ड मास क्या होता है, दोनों मास का गुणा बटे दोनों मास का सम, उसको रिड्यूस्ड मास कहते हैं। सर ये जो नीट 2016 वाला क्वेश्चन है, इसमें सॉलिड स्फीयर इज रोटेटिंग अबाउट इट्स डायमीटर दिया है, तो प्लस mr स्क्वायर नहीं करेंगे? और क्यों? जो सॉलिड सिलेंडर में डायमीटर के 2/5 r स्क्वायर किसके अबाउट होता है? सब वो तो z एक्सिस उसके हम लोग लेते हैं i z, हाँ, तो वो कहाँ से पास करती है? तो सेंटर से ही करती है, तो डायमीटर से नहीं। तो डायमीटर, अरे तो सेंटर से कोई चीज पास करेगी तो डायमीटर ही तो है। कोई स्फीयर में सेंटर से कोई धागा, जैसे कोई, नहीं समझे, कोई स्फीयर है, स्फीयर sir, में yes, कोई sir. भी लाइन सेंटर से पास करेगी तो डायमीटर ही तो है वो। यस सर, मुझे एज का लग रहा था। और सर सॉलिड सिलेंडर सुनो, में और सभी कभी भी IZ और XY होते नहीं है 3D में ना, 3D में XYZ की बात नहीं करते हैं, वो प्लेन में करके और करते हैं। प्लेनर, एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेना फिर से। IX, IY और IZ का जो रूल है वो 3D के लिए अप्लाई कर ही नहीं सकते। उसमें क्या है XY क्या है, वो कोई प्लेन है ही नहीं उसमें ना, उसमें तो 3D है वो। और इसमें क्या है, सिलेंडर कैसे मूव कर रहा है, एक्सिस के अबाउट। सर वो तो एक्सिस के अबाउट है वो। हाँ, तो एक्सिस ऑफ mr² सिमेट्री। होगा, mr² होगा। ओके सर। ठीक है। अब देखो 2016 नीट 1, नीट फर्स्ट 2016 जैसा क्वेश्चन आ रहा है वैसा ही आएगा दोबारा, कोई ऐसे। A disk and a sphere of same radius but different masses roll off on two inclined planes of the same altitude and length। बहुत घिसा पिटा क्वेश्चन है, कई बार कराया गया है। एक इंक्लाइन सरफेस पे कोई चीज छोड़ी जाए जो कि रोल करके नीचे गिरे। Which of the two objects gets to the bottom plane first? तो टाइम का फार्मूला, इसके एक्सेलरेशन का निकालने का फार्मूला याद होना चाहिए तुम लोगों को। अगर किसी रफ इंक्लाइंड प्लेन से कोई भी बॉडी को रोल करके नीचे आना हो तो नीचे आते समय उसका एक्सेलरेशन कितना होगा ये याद होना चाहिए। देखता हूं कितने बच्चों को याद है। डिवाइड बाई 1 प्लस क्या, आई बाय mr स्क्वायर, कि mr स्क्वायर बाई है कि आई बाय mr स्क्वायर, बताओ। हाँ, I by mr स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला बस। अब जिसका आई ज्यादा होगा डिनोमिनेटर में ना आई, उसका ए कम होगा। तो कौन कौन सी चीजें हैं, डिस्क एंड स्फीयर। अच्छा, स्फीयर अगर लिखा हो तो सॉलिड स्फीयर, अगर स्फीयर ही सिर्फ क्वेश्चन में लिखा हो तो हॉलो नहीं लेना है, क्या लेना है, सॉलिड लेना है। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। डिस्क का कितना होता है, डिस्क का हाफ 0.5 mr स्क्वायर, और सॉलिड स्फीयर का कितना होता है 2/5 0.4 mr स्क्वायर। तो जिसका ज्यादा है, डिस्क का ज्यादा है, डिस्क अगर ज्यादा है तो उसका ए कम होगा। तो अगर वो कम एक्सेलरेट करेगा तो देर में पहुंचेगा ना, तो डिस्क देर में पहुंचेगी, स्फीयर पहले पहुंचेगी। कौन सा ऑप्शन, स्फीयर पहले पहुंचेगा, डी। अरे बात समझे कि नहीं, बोलो। पहली बात तो ये फॉर्मूला याद रखना है, A = G sin थीटा ओवर 1 प्लस आई बाय mr स्क्वायर।
अगर फ्रिक्शन पूछा जाता तो उसका फॉर्मूला क्या होता, फ्रिक्शन का, इसके ऊपर जो फ्रिक्शन लग रहा है उसका फॉर्मूला क्या होगा, mg sin theta mg upon 1 sin थीटा 1 प्लस I by mr square. नहीं mr स्क्वायर बाय आई, चेक करो एक बार, Yes sir, mr square बराबर उल्टा हो square. जाता है, नहीं समझे मेरी बात, बोलो, एक्सेलरेशन जो आपको निकालना है ना उसका उल्टा हो जाएगा नीचे, बात समझ गए, हेलो, आवाज नहीं आ yes रही, sir, तो समझ ये दो फार्मूले याद रखोगे तो पक्का तुम्हें ये जरूर मिल जाएगा इस बार, एक ए का और एक एफ एस का, एफ एस हमेशा अप द प्लेन लगेगा, चाहे कोई चीज रोल करके ऊपर जाए या रोल करके नीचे आए, दोनों कंडीशन में सब कैलकुलेट कराया है, नोट्स एक बार पढ़ोगे तो सारा हो जाए। आगे देखो, नीट 1 2016, नीट 1 फर्स्ट 2016 का एक और क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम अ डिस्क ऑफ रेडियस r and a mass m, a circular hole of diameter r whose rim passes through the center is cut. एक डिस्क है और इस डिस्क में से क्या किया गया है कि भाई डिस्क है ये एक, और a disk of radius r and mass m, a circular hole of diameter r. अब इसके अंदर एक और है ना, यहाँ पर ये जैसे इसका सेंटर यहाँ कहीं होगा, तो यहाँ से क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है, यहाँ एक होल को बाहर निकाल लिया गया, मतलब इतने में ही बचा, अब मास इतने में ही बचा डिस्क का, बाकी ये कुछ पोर्शन बाहर निकाल दिया गया, ये हमने बाहर निकाल दिया, तो डिस्क आर था, जो बाहर निकला उसका डायमीटर आर है, इसका मतलब ये r/2 है ना इसका, और ये पूरा r है, तो जो होल बाहर निकाला गया उसका रेडियस r/2 है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट अबाउट द पासिंग थ्रू सेंटर, यहाँ इसके अबाउट निकालना है, इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो क्या करते हैं, पहले पूरा मान लेते हैं, क्यों, अरे ओरिजिनल जब इसमें कोई रिमूव नहीं किया गया था वो, और माइनस घटा देते हैं, आई रिमूव्ड, क्यों, ये तो, अरे रिमेनिंग का जब निकालना है तो क्या करोगे, ओरिजिनल में से रिमूव्ड का घटा दो, तो जब इसमें कट नहीं किया गया था, डिस्क था ना, तो उस समय हाफ mr² रहा होगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्यों बोलो, अरे अब ये भी तो डिस्क जो निकाला गया वो भी तो डिस्क में से जब कोई कट के निकलेगा तो डिस्क ही तो होगा, तो जो निकला वो भी तो डिस्क है, लेकिन उसका मास कितना होगा, इसका रेडियस r/2 है, तो इसका एरिया उस डिस्क के एरिया का 1/4 होगा, m/4 होगा ना इसका मास, और इसका रेडियस कितना है r/2 का होल स्क्वायर, इसका, और इसको शिफ्ट करेंगे डिस्क के, ये अगर हम निकालें, इस ये जो होल आपको दिख रहा है, इस होल के सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना आ गया, लेकिन हमें पूछा गया है इस पॉइंट के अबाउट, तो हमें शिफ्ट भी करना है, शिफ्ट करो, तो इस पूरे मास को, कितना मास, m/4 को शिफ्ट कर दो r/2 का होल स्क्वायर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम है ये, बस सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। अरे ये बात समझे कि नहीं बताओ, आई ओरिजिनल हाफ mr², घटा देना है जो रिमूव्ड है, रिमूव क्या है, डिस्क है, तो डिस्क का अपने सेंटर के अबाउट कितना होता है, हाफ mr², हाफ, इसका मास कितना है, ये जो होल निकाला गया इसका मास m/4 होगा और उसका रेडियस r/2 होगा, लेकिन ये जो हम लोगों ने लिखा है ये वाला टर्म, ये तो इसके अपने सेंटर के अबाउट है, लेकिन हमसे पूछा गया इसके अबाउट, तुम्हें शिफ्ट करना पड़ेगा, तो नीचे कितना आ जाएगा, ये 4 चौक 16 32 और ये 16, तो ये 2/32 3/32,
तो -3/32 mr², शायद चेक करो, ये मुझे पता नहीं कितना, ये कितना हो जाएगा 16/32, 1/2 को 16/32 कर दो, तो 16 में से 3 13/32 आ रहा है क्या, है कहीं? Yes, sir. क्यों, ये बात बोलो, तो 3 से 3 कट गया क्यों, ये नहीं कटेगा? ऐसे थोड़ी कटेगा, 13/32 क्यों, चेक करो आंसर और पूछो, डाउट पूछो। डाउट एनी डाउट पूछो भाई, ठीक है ना, ये बोलो, ऐसा क्वेश्चन फिर आ सकता है। अब कहाँ है, अब 2000, फिर से एक क्वेश्चन है 2016 का। हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? हेलो हेलो, आ रही थी, तो ये बात समझ गई अच्छी कि नहीं, ये कोई समझ में आया? Yes, ओरिजिनल माइनस रिमूव्ड, और रिमेनिंग का मतलब होता है, ये रिमेनिंग का मतलब होता है ओरिजिनल माइनस रिमूव्ड, बस को लगा दो। अब देखो भैया, आगे 2016 में एक और क्वेश्चन आया था, यूनिफॉर्म radius 50 centimeter at rest is free to turn about an axis which is perpendicular to its plane and passing through its center. डिस्क को उसके बेस सेंटर के अबाउट घुमा सकते, इट इज सब्जेक्टेड टू अ टॉर्क। कहने का मतलब एक यूनिफॉर्म डिस्क है, ये 2016 का फिर से नीट फर्स्ट 2016। तो इसमें क्या है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर एट रेस्ट इज फ्री टू टर्न अबाउट एन एक्सिस। डिस्क है जो कि अपने एक्सिस के अबाउट, मतलब ये एक्सिस, जैसे ये है ना, तो ये z एक्सिस की बात हो रही है, ये मान लो x है, ये y है, ये z है, तो इसके अबाउट घूम सकती है, इसके अबाउट। Perpendicular to its plane and passes through its center, it is subjected to a torque which produces a constant angular acceleration of alpha is given 2 radians per second square, 2 radians per second square. Its net acceleration in meter per second at the end of 2 second is net acceleration, हमें बताना है net acceleration in meter per second at the end of 2 second is net acceleration uniform circular disk of radius is free to turn about an axis through its perpendicular subject torque which produces a constant angular acceleration। क्या है क्वेश्चन है भाई, फिक्स नहीं है। net acceleration at the end of 2 second is approximately, ये क्या बता रहे हैं? नेट एक्सेलरेशन का मतलब क्या होगी? नेट फोर्स is free to turn about an axis which is perpendicular to its plane and passes through its center. It is subject to a torque which produces a constant angular acceleration. अल्फा दिया है, इट्स नेट एक्सेलरेशन। ये अजीब बात है, कोई बता पाएगा क्या है इसमें, क्या मतलब है? नेट क्या मतलब क्या है भाई? ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों ये निकालना है। नहीं तो ट्रांसलेशन कहाँ हो पाएगी इसमें?
ट्रांसलेशन का जो ए है ना, ये तो कांस्टेंट, अल्फा तो कांस्टेंट ही है, क्यों? और टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल कैसे निकाल लेंगे? टेंजेंशियल तो आर अल्फा से। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन अब ये जो सेंट्रीपिटल होगा ना हर पॉइंट पर, वो तो नेट निकालेंगे, तो जैसे वो तो पॉइंट ऑफ नेट का निकालते हैं ना, नहीं समझे बात? जैसे जब भी कोई चीज रोल करती है ना, तो रोलिंग में मैंने पढ़ाया है कि किस पॉइंट पर जब तक नहीं करोगे, जैसे इस पॉइंट की बात करेंगे तो इसका सेंट्रीपिटल इधर होगा और इसका टेंजेंशियल इधर होगा, मान लो ऐसे रोल करते हुए जाए, मेरी बात समझना, हाँ? या तो अपने एक्सिस पर ही वो घूम रही है, एक्सिस पर ही घूम रही है, तो एक्सिस पर भी घूमे तब भी इस पॉइंट का टेंजेंशियल इधर होगा और सेंट्रीपिटल इधर होगा, तो परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है? तो ऐसा हम निकाल सकते हैं, इधर ये टेंजेंशियल होगा और ये ऐसा होगा, तो ओमेगा स्क्वायर आर ये हो जाएगा, और एटी तो दिया ही है, ये शायद कहना चाहते होंगे। तो सेंट्रीपिटल कितना हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा? ओमेगा नॉट, भाई ओमेगा निकाल लेंगे हम लोग, ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। कितने कितने रिवोल्यूशन के बाद निकालना है? 2 सेकेंड पे निकालना है। तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ओमेगा नॉट 0 था, अल्फा कितना दिया है 2, और कितने सेकेंड? 2 सेकेंड, तो 2, तो 4 आ गया ओमेगा रेडियंस पर सेकेंड, रेडियंस पर सेकेंड, ये 4 आ गया, तो ओमेगा स्क्वायर आर से ए सी आ जाएगा, ए सेंट्रीपिटल, ओमेगा स्क्वायर मतलब 16 इंटू रेडियस कितना है? 50 सेंटीमीटर मतलब हाफ, तो 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एसी आ गया, और ए टेंजेंशियल होता है आर अल्फा, आर है हाफ इंटू अल्फा कितना था 2, तो ये 1 आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 8 और 1 का 8 के आसपास रहेगा कुछ, ए नेट अगर निकालना है तो अंडर रूट 8 स्क्वायर, तो 64 प्लस 1 रूट 65, तो लगभग 8 ही आएगा, कितना है, कितना कितना क्या क्या ऑप्शन है? यस सर 8 आ रहा है। तो वही आ जाएगा। तो अपने एक्सिस पर ही घूम रही है, फ्री रोलिंग नहीं होगी इसमें, रोलिंग होगी तब तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, है ना? अपने एक्सिस पर ही घूम रही है, प्योर रोटेशन कहीं इसमें लिखना चाहिए कि फिक्स्ड एक्सिस का है ना, इसमें कहीं लिखा है कि फिक्स्ड एक्सिस है क्या? यूनिफॉर्म डिस्क इज एट रेस्ट फ्री टू टर्न अबाउट एन एक्सिस, एक्सिस इज फिक्स्ड, एक्सिस फिक्स लिखना चाहिए, नहीं तो रोलिंग हो जाएगी। जैसे कोई सिलेंडर है, मैंने धक्का दे दिया, तो अपने एक्सिस के अबाउट तो घूम ही रहा है वो, तो रोलिंग नहीं है ना, अपने एक्सिस पर ही घूमने लगे। जैसे ये कोई चीज घुमाई जाए ना, तो उसका एक्सिस फिक्स्ड हो, तो टॉर्क लगाएंगे बार बार, तो टॉर्क लगाएंगे तो इसकी स्पीड बढ़ती रहेगी, जैसे पंखे में होता है, जो स्पीड बढ़ती रहेगी तो ओमेगा स्क्वायर आर सेंटीमीटर और टेंजेंशियल 80 होता है, दोनों परपेंडिकुलर है, इसलिए मुझे अंडर रूट ए सी स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर करना पड़ा। नेक्स्ट 2015, point masses m1 and m2 are placed at the opposite ends of a rigid rod of length L and negligible mass. The rod is to be set rotating about an axis perpendicular to it. ये fixed है. The position of point P on this rod through which the axis should pass so that the work required to set the rod rotating with angular velocity omega naught is minimum. तो ये देखते हैं भाई क्वेश्चन क्या है, अच्छा लग रहा है थोड़ा सा क्वेश्चन। देखो एक रॉड है, 2 पॉइंट masses are placed at the ends of the opposite ends of the rod, at the opposite ends of a rigid rod. ये है 2015 का क्वेश्चन है, नीट था कि AIPMT उस समय, क्यों जो भी था। तो
M1 M2 है ना, ये रॉड एक रिजिड रॉड है, यहाँ पर एक मास यहाँ लगा दिया गया, एक मास यहाँ पर है, इसका मास M1 है, इसका मास M2 है, और इसको किसी एक्सिस के अबाउट घुमाया जाने लगा। मान लो ये एक्सिस जो है वो x डिस्टेंस पर है, यहाँ कहीं, यहाँ पर मैंने मान लिया, ये दिखा, फिगर भी दिख रहा है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, L माइनस एक्स। तो इसको ओमेगा नॉट स्पीड से घुमाना है, ओमेगा नॉट स्पीड से घुमाना है। तो लिखा है कि एक्सिस कहाँ पर हो, कितनी दूर हो, कि इसको घुमाने में जो to position with the axis should pass so that the work required to set the rod rotating with is minimum। तो सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए। तो बताओ ये सेंटर ऑफ मास, यहां से x की वैल्यू क्या होगी, अगर ये सेंटर ऑफ मास मान लो मैं, सेंटर ऑफ मास से पास होनी चाहिए, उसे मैं चेक कर लूंगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू एल। है क्या आंसर, चेक करो कोई। सर यही है। तो ये हो गया सर। सेंटर ऑफ मास पे अगर कोई चीज ना ऐसे घुमाया जाए तो आसानी से घुमा सकते हैं। सोचो जरा, अगर से मान लो कोई ये है, कोई बुक है, बुक को घुमाना हो तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही घुमाना तो इजियर होता है, कम फोर्स लगा के, कम वर्क करके ही घुमा सकते हैं। सोचो जरा, जैसे पहिया है, व्हील है, तो व्हील के एक्सल पर ही तो वो चेन लगाते हैं ना। अगर बाईसाइकिल देखो तो बाईसाइकिल में जो उसकी धुरी है ना, जो एक्सल है, जहां पर चेन हम लगाते हैं, तो चेन सेंटर ऑफ मास में ही तो रखने की कोशिश करते हैं, ताकि कम से कम एफर्ट में ही घूमना शुरू कर दे। बोलो। यस सर। तो ऐसे क्वेश्चंस को डायरेक्टली हम एक रिजल्ट के तौर पर याद रखेंगे कि जब भी हमें किसी रॉड को, किसी भी सिस्टम को सबसे कम एफर्ट में घुमाना हो, तो हमारे जो एक्सिस होनी चाहिए वो सेंटर ऑफ मास से पास होनी चाहिए। सर M2 से क्यों नहीं लिया हम लोग ने? नहीं, एक्स की वैल्यू पूछा गया है, एक्स इन्होंने लिखा है फिगर में, फिगर ही ऐसा बना है, और पूछा है ये डिस्टेंस कितना होगा। सेंटर ऑफ मास और M1 के बीच का डिस्टेंस ही पूछा गया है। तो M1 के बीच का डिस्टेंस है तो M2 बाई टोटल मास, अभी तो बताया था। यस सर। 2015 का दूसरा क्वेश्चन, An automobile moves on a road with a speed of 54 किलोमीटर पर आवर। जैसे मैंने देखा 54, मैंने 5/18 करके गुणा कर लिया, तो b बराबर 5/18 से गुणा कर दिया, 5/18 तो 15 मीटर पर सेकंड आ गया। इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया उसमें मीटर पर सेकंड में। द रेडियस ऑफ इट्स व्हील्स इज 0.45 मीटर, and the moment of inertia of the wheel about its axis of I is given 3 kilogram meter square. If the vehicle is brought to rest in 15 seconds, delta t 15 seconds के बाद रेस्ट में आ जाता है, तो ओमेगा 0 हो जाता है, VC 0 हो जाता है, BC 0 हो जाता है, तो ओमेगा भी 0 हो जाएगा, प्योर रोलिंग में होगी। एवरेज टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय इट्स ब्रेक्स टू द व्हील इज, तो टॉर्क कितना लगा ये निकालना है, तो अल्फा निकाल लेंगे तो आ जाएगा। बोलो, अरे ठीक तो है, ये टॉर्क निकालना है, बोलो। तो टॉर्क होता है फोर्स निकालने, तो चाहे एक्सेलरेशन निकाल लें चाहे अल्फा निकाल लें। तो टी दिया है तो ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, तो ओमेगा 0 हो गया है, रुक गया ना, तो ओमेगा नॉट कितना था, V/R। अरे V/R ही तो था, ओमेगा नॉट शुरुआत में यही स्पीड थी ना, तो ओमेगा V/R प्लस अल्फा इंटू 15, तो अल्फा की वैल्यू आ गई -V/15R। तो टॉर्क पूछा गया है तो आई अल्फा गुणा कर दो।
आई कितना है 3 इंटू वी माइनस वी वेलोसिटी इज 15 बाई 15 इंटू रेडियस 0.45 15 से 15 कट गया टॉर्क इज इक्वल टू माइनस 300 बाई 45 कैसा सही तो किया मैंने देखो 15 तो 5 माइनस कितना 20/3 है कहीं क्या कुछ 6.67 न्यूटन मीटर लगभग नहीं है। कोई नई बात नहीं, इतनी बात तुम लोग भी जानते हो, इसमें मुझे कोई खास बात नहीं है। ये बात समझे कि नहीं है? ये कोई ऐसा थोड़े कि मैं ही जानता हूं, तुम लोग भी जानते हो ये चीज। बोलो विकास। प्रखर कोई और आसान तरीका बताओ। अब इससे आसान क्या है, तो सिर्फ इतना तो लिखना ही पड़ेगा ओमेगा इज इक्वल टू, एक काम कर सकते हैं चाहे तो एवरेज टॉर्क जो होता है ना वो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम एल फाइनल माइनस एल इनिशियल बाय डेल्टा टी से भी निकाल सकते हैं। तो एल फाइनल तो 0 हो गया है, तो आई ओमेगा बाय डेल्टा टी से सीधा आ जाएगा, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं। नहीं समझे मेरी बात? हाँ सीधा आ जाएगा। माइनस आई कितना था, बस यही तो लिखा हुआ है, आई ओमेगा, आई कितना था 3, ओमेगा कितना था वी बाई आर बाई डेल्टा टी, यही तो यहां भी लिखा गया था। नहीं समझे मेरी बात? तो ये ध्यान देख लो कि एवरेज टॉर्क अगर तुम्हें पूछा जाए तो एवरेज टॉर्क होता है बाद वाला एंगुलर मोमेंटम माइनस पहले वाला एंगुलर मोमेंटम बाय डेल्टा टी, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला होता है डी एल बाई डी टी, तो एवरेज में डेल्टा हो जाएगा। एवरेज टॉर्क की बात अगर की जाएगी तो डेल्टा एल बाई डेल्टा टी हो जाएगा। एवरेज फोर्स पूछा जाए तो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी हो जाएगा। इसी से तुरंत निकल आएगा, ये सीधा यहां निकाल देंगे, ये सब करने की जरूरत नहीं है, टाइम और बच सकता है। बोलो बच्चों, कोई डाउट? शिबू एनी डाउट? बोलो। और किसी को कोई डाउट? यहां इस फॉर्मूले में अनन्या समझी कि नहीं? अनन्या मैं ये कह रहा था कि जैसे इतना करने की जरूरत नहीं है, टॉर्क का फॉर्मूला ही होता है ना, डेफिनेशन जो होती है टॉर्क की या एवरेज फोर्स की, जो न्यूटन लॉ में हम लोगों ने पढ़ा था डेल्टा पी बाय डेल्टा टी होता है ना फोर्स, एवरेज फोर्स, वैसे ही एवरेज टॉर्क होगा डेल्टा एल बाय डेल्टा टी। तो डेल्टा मतलब होता है बाद वाला एल, मतलब एंगुलर मोमेंटम माइनस पहले वाला एंगुलर मोमेंटम, तो बाद में तो रेस्ट में आ गया है, तो बाद वाला 0 हो गया है, तो एल आई बचा, एल आई होता है आई ओमेगा, ओमेगा होता है वी बाई आर। नेक्स्ट, a force F is equal to alpha I cap plus 3j cap plus 6k cap is acting at a point. The value of alpha for which angular momentum about origin is conserved. बताओ, अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है तो टॉर्क 0 कर देते हैं ना। जैसे इसमें कहा गया है कि एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, तो जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क नहीं होना चाहिए, तो सिर्फ हमें क्या काम करना है, टॉर्क 0 करना है। बोलो, अरे बात समझ पा रहे हो कि नहीं? टॉर्क होता है, ये तो सब पढ़ा हुआ भाई, क्यों बच्चे बोलते नहीं तुम लोग? टू 2015 नीट या ये आईपीएमटी जो भी रहा होगा, तो इसमें क्या है कि टॉर्क, अगर हमें मोमेंटम, अगर हमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है, अगर हम चाहते हैं ये कंजर्व्ड हो, कंजर्व्ड,
अगर ये कंजर्व्ड हो, इसका मतलब क्या है कि टॉर्क 0 होना चाहिए। जिस एक्सिस के अबाउट ये हम कंजर्वेशन चाहते हैं। तो टॉर्क क्या होता है? आर क्रॉस एफ। तो हम ये चाहते हैं टॉर्क की डेफिनेशन क्या होती है? आर क्रॉस एफ, ये 0 होना चाहिए। तो अगर क्रॉस एफ 0 होना चाहिए तो बताओ क्या होना चाहिए? अरे बोलो। पैरेलल होना चाहिए। पैरेलल दो वेक्टर्स का क्रॉस 0 कब है? साइन 0। जब साइन 0 हो, मतलब पैरेलल हो, मतलब एक वेक्टर ये हो दूसरा वेक्टर ये हो। तो पैरेलल के लिए जानते हो क्या होना चाहिए? हमेशा उनके कोफिशिएंट्स का रेशियो कांस्टेंट होना चाहिए। ये जानते हो कि नहीं? जैसे अल्फा बाई 2 होना चाहिए 3/-6 इज इक्वल टू 6/-12। तो ये चीज आपस में बराबर है कि नहीं? ये तो बराबर है ना, ये डबल हुआ तो ये भी डबल हो गया। तो अल्फा कितना हो गया? इसको सॉल्व करो। ये अल्फा बाई 2 बराबर -1/2, तो अल्फा इज -1। ये समझे बात? फिर से बता दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर कभी भी ध्यान रखना, मान लो एक वेक्टर है, इस वेक्टर का नाम मैंने कहा a1i कैप प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप, ठीक है। एक दूसरा वेक्टर है जो उसके पैरेलल है और उस वेक्टर का नाम है b1i कैप प्लस b2j कैप प्लस b3k कैप। तो ये पक्का होता है हमेशा कि उनके कोफिशिएंट्स का रेशियो इक्वल होता है, हमेशा समझो। नई बात पता चल गई। अब बात समझ पाए? अगर दो वेक्टर्स पैरेलल है, क्या है? पैरेलल है, तो हमेशा क्या होगा कि उनके कोफिशिएंट जो आई कैप के कोफिशिएंट है जे कैप, उनका रेशियो इक्वल होगा। बोलो अब, बोलो। तो देखो आर वेक्टर क्या दिया था क्वेश्चन में? आर वेक्टर लिखा हुआ है 2i कैप -6j कैप -12k कैप। और एफ वेक्टर क्या लिखा है? अल्फा आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। ये दोनों पैरेलल होंगे तभी तो क्रॉस 0 होगा। नहीं समझे बात मेरी? दो वेक्टर्स का क्रॉस होता है, वेक्टर के मॉड का मल्टीप्लिकेशन ए बी साइन थीटा। तो साइन थीटा 0 कब होगा? जब थीटा 0 होगा ना। तो थीटा 0 होने का मतलब दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं। पैरेलल अगर हैं तो उनका कोफिशिएंट्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए। 2/α बराबर होना चाहिए -6/3। चाहे इसको ना लिखो, इसी को सॉल्व कर लो, तो अल्फा -1 आ गया। है कि नहीं ऑप्शन में? बोलो। यस सर। नहीं बोलोगे? समझे कि नहीं? ये जान पाए? इंटरेस्टिंग जानकारी निकली है। सर तो सीधा हो गया ना, नहीं तो टाइम लगता। वैसे तो कुछ नहीं करना है, उसके कोफिशिएंट्स का ना, कोफिशिएंट्स का बस रेशियो इक्वल कर दो, बस आंसर आ जाएगा। -1 आ रहा होगा आंसर। बोलो बच्चों, जल्दी बोलो। ठीक है, ये बात समझे कि नहीं? -1 नहीं आ रहा है? ये इसी आ रहा है कि नहीं? अरे ये आ रहा है -1 कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. यस सर। बस ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट क्लास में जो बचे हुए क्वेश्चन है वो भी कर दूंगा, है ना? तो Sir, हाँ बोलो। sir, एक और क्वेश्चन है 2017 का। हाँ 217 का इसमें नहीं है शायद ना। चलो पढ़ो पढ़ो। The angular momentum of a rigid body of mass m about an axis is n times the linear momentum of the body. फिर से पढ़ो। Total time. So the angular momentum of a rigid body of mass m
about an axis is n times the linear momentum of the body. Total kinetic energy of the rigid body is. वो रोलिंग कर रही है क्या? हाँ, रोलिंग तो होगी। अगर पी भी है तो पी हो गया एम बी से एल होता है आई ओमेगा, बात समझो, है ना, एन टाइम्स, और पी होता है एम इंटू वी सी। नहीं समझे? अरे एल एल होता आई ओमेगा और एन एन तो यहां से कॉपी कर लिया, पी होता है एम इंटू बी सी। ये रिलेशन दिया है, ठीक है ना। अब Yes. इसमें एक बात हमें समझना होगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी पूछा है, टोटल ना, Yes. ये पूछा है। तो टोटल मतलब कि ट्रांसलेशन वाला भी और रोटेशन वाला भी यही हो सकता है। रोलिंग नहीं लिखा है क्या कहीं? Oh, sir. चलो, तो यही होना चाहिए। तो हाफ एम बी सी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो हाँ ऐसे ही है, तो हो जाएगा। अब किसके टर्म्स में आंसर है? Sir, sir, hello. बोलो, किस वेरिएबल के टर्म्स में आंसर? N square p square into 2m. इंटू टू एल, M. तो मतलब एल हमें हटा देना है, तो ठीक है, एन स्क्वायर पी स्क्वायर, पी पी मतलब हमें नहीं खत्म करना है। तो वीसी की जगह देखो, अगर हम यहां से एम बी सी अगर लिख दें, एक काम करते हैं, देखो ध्यान से, एम से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। और आई, आई जो है, आई आई को ऊपर नीचे गुणा करते हैं, आई ऐसा लिख दिया जाए, क्यों? ठीक है, तो आ गया, बस देखो, हाफ तो कॉमन, ये क्या लिखा हुआ है, एम बी सी मतलब पी, पी तो पी स्क्वायर बाई एम प्लस आई ओमेगा स्क्वायर मतलब एन स्क्वायर पी स्क्वायर बटे आई, आई कितना है? आई के टर्म्स में आंसर नहीं लिखा है ना? आई कितना होगा? ये पी लिखा है ना, तो आई हो जाएगा हमारा एन पी बाई ओमेगा। ओमेगा भी नहीं लिखा है क्या आंसर में? क्यों अनन्या? तो इसमें ऑप्शन में सर नन लिखा है। तो वही आएगा ही नहीं कहीं, मतलब सॉल्व करेंगे अगर ना इसको हम, तो ये सब कुछ आ रहा है, हाँ. मतलब ये हाफ पी स्क्वायर बाई एम प्लस एन पी ओमेगा, ये आना चाहिए आंसर की टोटल। इसमें हमें लग रहा है ओमेगा छोड़ दिया उन लोगों ने लिखना, बाद में ओमेगा लिखा ही नहीं है ना, तो बिना ओमेगा या वीसी लिखे हुए नहीं आंसर आएगा ही नहीं, ठीक है। तो गलत कुछ रहा होगा। और कोई पूछो, किसी को डाउट? सर एक बार फिर से बताओ। मैं ये कह रहा हूं कि ये तो गिवन ही है, एल बराबर एन पी, कि नहीं? ये तो गिवन है, तो ये लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो अब इसको आई ओमेगा भी तो लिखा जा सकता है ना, एल को। यस सर. तो यहां से आई आ जाएगा एन पी बाय ओमेगा, बस। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है देखो, यहां से इसको और भी शॉर्ट हम कर सकते हैं। ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? पी स्क्वायर बाई टू एम होती है कि नहीं? यस सर. और ये होती है एल स्क्वायर बाई टू आई। तो अब इन्होंने देखो पी स्क्वायर बाई टू एम, और जो एल है उसको एन पी लिख दो, तो एन स्क्वायर पी स्क्वायर बाई टू आई, ये आना चाहिए ना। तो बिना इसमें, या तो आई उन्होंने ही लिखा होगा, मतलब कुछ ना कुछ तो लिखेंगे ना, ये आएगा, मतलब इसमें हम कॉमन वगैरह लेंगे तो उसके बाद सिंप्लीफाई करते हैं, यस सर. तो ये आ जाएगा। और कोई बोलो, एनी डाउट? हाँ,
तो ठीक है, इसके बाकी जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो नोट्स जरूर पढ़ना। पढ़ा था कि नहीं अभी ये डिस्कशन होने के पहले? नोट्स को एक बार देखा था जो हम लोगों ने डिस्कस किया था? नहीं देखा था? गोपाल, इसको एक बार जरूर देखना है। जब भी कोई डिस्कशन हो, इसका डेट हमें पता हो, तो हमारे जितने क्वेश्चंस क्लास में किए गए, मतलब जो भी थ्योरी लिखी गई है उसी के आसपास रहेगा आंसर। मतलब कोई भी जो क्वेश्चन होगा उसी के मेथड से। हाँ सर, एक बार फिर से परपेंडिकुलर थ्योरम और पैरेलल एक्सिस बता दीजिए सर। अच्छा, एक मिनट। पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये समझ लो क्या है। अगर कोई भी चीज है, मान लो एक रॉड है और इस रॉड का सेंटर ऑफ मास यहां पर है, इससे एक एक्सिस कोई पास कर रही है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हें पता है, इट इज नोन टू यू, ये तुम्हें पता है। बात समझे? कोई भी बॉडी है, उसके सेंटर ऑफ मास से कोई एक्सिस पास कर रही है और उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हें पता है, और तुमसे कोई कहता है कि एक दूसरी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो इसी रॉड का, जो दूसरी एक्सिस है ये पहले वाले से पैरेलल होनी चाहिए, और कितने डिस्टेंस पर? मान लो डी डिस्टेंस पर होनी चाहिए। ये समझे? इसके अबाउट हमें पता है और इसके अबाउट हमें पूछा गया कितना होगा। तो जो दूसरी एक्सिस है उसको मैंने ए कह दिया अगर, तो दूसरे एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो जो तुम्हें पता है प्लस md स्क्वायर होगा। यही है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। डाउट पूछो इसमें क्या दिक्कत? ये एक्सिस जो है ना, ये कहीं भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। हमें डिस्टेंस पता होना, डी कितना है, डी क्या है इसमें, दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस। बोलो शिबू। क्वेश्चन में लगता नहीं तो वो क्वेश्चन ढूंढो ना जिसमें नहीं लगता है। नहीं समझे? ये चीज पता है कि नहीं? तो जैसे हमें अगर सेंटर ऑफ मास वाला पता हो और हमें दूसरे एक्सिस के अबाउट निकालना हो, और लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए कि दूसरी एक्सिस जो होनी चाहिए वो सेंटर ऑफ मास से पास करने वाले एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए। क्योंकि नाम क्या है इसका, थ्योरम का? पैरेलल होना चाहिए। तो जितने डिस्टेंस पर पैरेलल है उसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में क्या है, देखो, कोई बॉडी है, मान लो कोई बॉडी है, ये बॉडी प्लेन होनी चाहिए, प्लेनर बॉडी। पहली कंडीशन यही, प्लेन बॉडी के लिए ही ये थ्योरम है। कभी भी सॉलिड स्फीयर के लिए नहीं लग पाएगा, 3D ऑब्जेक्ट्स के लिए नहीं लगेगा। एक प्लेन बॉडी अगर है और मान लो उसके ये एक्सिस है, 3 एक्सिस ऐसी हैं, है ना? ये तीनों एक्सिस कॉन्करेंट होनी चाहिए, है ना? कॉन्करेंट होनी चाहिए, समझे कि नहीं? कॉन्करेंट होनी चाहिए। तो कॉन्करेंट मतलब एक ही जगह से पास करने, तीन एक्सिस हैं जो एक ही जगह से पास कर रही है। अगर मैं कहता हूँ ये एक्सिस नंबर 1 है, एक्सिस नंबर 2 है, एक्सिस नंबर 3 है, तो मुझे ये बताओ शिबू कि इन तीनों में से कौन सी 2 एक्सिस है जो इस डिस्क के प्लेन में पास कर रही है, उसी प्लेन में? 1 और 2। 1 और 2। और कौन सी एक्सिस इस प्लेन के परपेंडिकुलर है? 3। तो इन थ्योरम ये है कि जो परपेंडिकुलर एक्सिस हो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाकी जो दोनों प्लेन में है ना उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के इक्वल होगा, बस। अब क्वेश्चंस जोड़ो, तो नेक्स्ट क्लास में पूछना इसके जो क्वेश्चंस नहीं होते हैं तो हो जाएगा। बोलो, ठीक है ना? हेलो। तो और भी देखो, इसमें क्लास मिस तो नहीं की थी शिबू? तो नोट्स हैं क्या जो क्लास हमने लिखवाया होगा? उस बार वाले हैं। हाँ, तो वही लगभग वही रहता है, उसमें चेंज नहीं होता है। तो इसको देख लेना, और क्वेश्चंस उसमें कराए होंगे, एग्जांपल्स दिए होंगे बहुत सारे, वही बार बार करना है। नई चीज करोगे तो नई चीज फिर नई हो जाएगी ना, जैसे जो बार बार करते आ रहे हो
जब तक वो चीज बिल्कुल क्लियर ना हो जाए तब तक हम पुरानी चीजों को बार